आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया यानी कि वर्ब का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा को समझते हैं। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। किसी भी क्रिया शब्द के अंत में ना शब्द आता है, जैसे खाना, पहनना, ओढ़ना, चलना, फिरना, उठना, बैठना। क्रिया का शाब्दिक अर्थ करना होता है। किसी कार्य को करने को क्रिया कहा जाता है। आगे क्रिया का दूसरा रूप धातु होता है, यानी कि हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप धातु ही होता है। धातु में ना जोड़ने से हिंदी के क्रियापद बन जाते हैं, जैसे पढ़, यानी कि पढ़ धातु में ना लगाने से पढ़ना हो जाएगा। उठ धातु में ना लगाने से उठना बनेगा। आइए जानते हैं क्रिया के भेदों को समझते हैं। क्रिया के जो भेद बताए हैं वो 3 आधारों पर क्रिया के भेद किए गए हैं। नंबर 1 में है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, दूसरा रचना के आधार पर क्रिया के भेद और तीसरा है काल के आधार पर क्रिया के भेद। यदि कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को जानें तो एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के 2 भाग हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। वहीं देखें यदि रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 संयुक्त क्रिया, नंबर 2 नाम धातु क्रिया, नंबर 3 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 4 पूर्वकालिक क्रिया और नंबर 5 कृदंत क्रिया। इसी के साथ साथ यदि काल के आधार पर क्रिया के हम भेदों को समझें तो ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 भूतकालिक क्रिया, नंबर 2 वर्तमानिक क्रिया और नंबर 3 भविष्यत्कालिक क्रिया। आइए इनको एक एक करके विस्तार में समझते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर क्रिया के प्रमुख 2 भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। आइए सकर्मक क्रिया को समझते हैं। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। परिभाषा यदि देखें तो जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, यानी कि बच्चा चित्र बना रहा है। यदि बच्चे से पूछा जाए कि बच्चा क्या बना रहा है तो आएगा चित्र बना रहा है, यानी कि इसमें जो कर्म है वो चित्र है, चित्र कर्म है। गीता सितार बजा रही है। गीता क्या बजा रही है? गीता सितार बजा रही है, यानी कि कुछ ना कुछ कार्य किया जा रहा है, इसलिए कर्म के साथ कार्य किया जा रहा है तो उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। नंबर 1 एक कर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म का प्रयोग होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ किताब पढ़ रही है, इसमें केवल एक कर्म है, जहाँ माँ के द्वारा एक ही कार्य किया जा रहा है किताब का, यानी कि कौन सा कार्य किया जा रहा है? किताब पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। इसमें केवल एक ही कर्म है, इसलिए इसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयोग हों उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहा है। यहाँ पे यदि देखें तो अध्यापक कंप्यूटर सिखा रहा है। किसको सिखा रहा है? छात्रों को सिखा रहा है। तो यहाँ पर सिखाना क्रिया है, लेकिन कर्म यहाँ पर 2 दिए गए हैं, एक छात्र दूसरा कंप्यूटर, तो 2 कर्म हैं, इसलिए इसको हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे देखें अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म की वहाँ संभावना ही नहीं रहती, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा सोती है। अब आशा सोती है, इसमें कोई कर्म नहीं है, सोना एक क्रिया है और कर्ता है, कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया।
आशा सोती है, मुकेश सोता है, सीता रोती है, सोना, चलना, रोना, उठना, खुलना, जाना, हंसना, ये सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कहलाते हैं। इसके 5 भेद हैं, यानी कि 5 प्रकार के होते हैं संरचना के आधार पर क्रिया। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो 5। एक तो है संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। इनको बारी बारी से समझते हैं। नंबर 1 है संयुक्त क्रिया। जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। भिन्न यानी कि अलग अलग अर्थ। जब 2 क्रियाएं हों और उनका अर्थ अलग अलग निकले, ऐसी क्रियाओं को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि के आने पर स्वागत करो। अतिथि के आने, एक तो आने पर, एक क्रिया आने पर है, दूसरा स्वागत करना। तो 2 अलग अलग क्रियाएं हैं, इसलिए इसको संयुक्त क्रिया कहेंगे। इस वाक्य में हम देखेंगे कि यदि आने मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करो इसकी सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग यहाँ पर है, इसलिए यहाँ संयुक्त क्रिया होती है। इसी को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रियाएं एक से अधिक भी हो सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयोग होते हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। आइए समझते हैं कैसे। हाथ संज्ञा है और हथिया नाम धातु है और हथियाना क्रिया है। हाथ संज्ञा, हथिया नाम धातु, हथियाना क्रिया। जैसे नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया, तो हाथ संज्ञा थी, हाथ से बना हथिया, इसलिए यहाँ पर नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है। अपना सर्वनाम है, अपना नाम धातु क्रिया, अपनाना ये क्रिया है। विनीत सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है। अपना चुका है यानी कि अपना लेना, तो यहाँ पर नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन ना करे बल्कि किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि प्रेरित करे किसी कार्य को करने के लिए, किसी अन्य से कोई कर्ता कार्य करवाए तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, खुद नहीं बनाया, सरपंच ने किसी के द्वारा कार्य करवाया है, इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट दिया है कि पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, यानी कि 2 क्रियाओं का प्रयोग होता है तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो चुकी होती है, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी कि एक कार्य पहले हो चुका और दूसरा कार्य बाद में हुआ है, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग होता है। आइए समझते हैं कैसे। इन क्रियाओं में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी कार्य करते हैं। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जाता है। जैसे कि बलवीर खेलकर, खेल क्रिया में कर लगाने से ये पूर्वकालिक क्रिया बन गई। बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा। पढ़ना, अब पढ़ना एक क्रिया है और खेलना भी क्रिया है, लेकिन वो एक क्रिया पहले कर चुकेगा, यानी कि बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा। वह पढ़कर सो गया। अगला उदाहरण है वह पढ़कर सो गया, यानी कि पढ़ने के बाद सो गया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तत्कालिक क्रिया भी होता है। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है तथा धातु ते से, यानी कि धातु में
ते जोड़ने से इस क्रिया का निर्माण होता है। जैसे कि पुलिस के आते ही, पुलिस का आना, लेकिन आते ही चोर भाग गया, भागना, भाग गया एक क्रिया है, और यहाँ पर आते ही पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं कृदंत क्रिया। क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। यानी कि जो क्रिया शब्द होते हैं उसमें जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं, जो क्रिया के साथ जोड़ जाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। आइए जानते हैं कैसे। क्रिया और यहाँ पे कृदंत क्रिया, जैसे कि चल एक क्रिया है और इसमें हम कृदंत क्रिया बनाएंगे, चलना, चलता, चलकर। इसी प्रकार लिख एक क्रिया है, लिखना, लिखना कृदंत क्रिया हो गई, लिख क्रिया है, और इसकी जब कृदंत क्रिया बनाएंगे तो लिखना, लिखता, लिखकर। अगला जो है काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के 3 भेद बताए गए हैं। नंबर 1 है भूतकालिक क्रिया, नंबर 2 वर्तमान कालिक क्रिया, और नंबर 3 है भविष्यत्कालिक क्रिया। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले भूतकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है भूतकालिक क्रिया कहलाती है। यानी कि कार्य पहले हो चुका होता है, भूतकाल में हो चुका है, पहले हो चुका है कार्य, उसे हम भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह विदेश चला गया, चला गया, पहले कभी चला गया। उसने बहुत मधुर गीत गाया, गा चुका है मतलब पहले ही गा लिया है। आइए आगे समझते हैं कि वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, यानी कि जो कार्य चल रहा हो, अभी भी कार्य हो रहा है, चल रहा है, वर्तमान समय में कार्य हो रहा है, उसको हम वर्तमानिक कालिक क्रिया कहते हैं। विमल पुस्तक पढ़ रहा है, कार्य अभी भी लगातार चल रहा है, वर्तमान में भी कार्य हो रहा है, इसीलिए इसको वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। नंबर 3 भविष्यत्कालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है भविष्यत्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, यानी कि आने वाले समय में कार्य होने की संभावना होती है, वहाँ पर भविष्यत्कालिक क्रिया होती है। जैसे दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, अभी लिया नहीं है, ये कार्य भविष्य में संपन्न होगा, इसलिए इसको हम भविष्यत्कालिक क्रिया कहते हैं।